हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं अमित सिंह कश्यप युवा शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हाल के दिनों में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आया था, इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो पॉलिटिकल चंदा, राजनीतिक पार्टियां को जो चंदा दिया जाता था, तो ये चंदा दिया क्यों जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी गई होती है। तो जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकारें होती है, उनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टियां होती है। और भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है, और उस विचारधारा को मानने वाले उनके बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोग अपना व्यवसाय करते हैं, कुछ जॉब करते हैं। तो वो लोग अपनी विचारधारा वाली पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उस राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, ताकि वो राजनीतिक पार्टी उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े, काम करे, सरकार बनाए, और फिर उस विचारधारा के अनुरूप अपनी पॉलिसियां बनाए, नीतियां बनाए। तो इसके लिए लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। तो इसमें फ्लॉज क्या था। तो जब पहले पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता था इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले, तो उसमें ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज्यादा होता था। लोग राजनीतिक पार्टियों को ब्लैक मनी में, मतलब कैश में पैसा देते थे। अब कैश में पैसा देने से क्या हुआ, कैश के ट्रांजैक्शंस ज्यादा होने लगे, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज्यादा होने लगा। तो इसे देखते हुए उस समय की मौजूदा सरकार 2018 में, जो कि बीजेपी की सरकार थी, उसने एक कानून लाया इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था। इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर हम लोग जनरल भाषा में समझें तो वो एक तरीके का कूपन है। जैसे पहले हम लोग अपने फोन का रिचार्ज करते थे, तो हम लोगों को एक कूपन दिया जाता था। उस कूपन को हम लोग रिडीम करते थे और अपने फोन को रिचार्ज करते थे। एज इट इज इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक तरीके का कूपन है। वो कूपन सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं यहाँ कूपन बोल रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में मिलता था। एसबीआई की जो शाखाएं थी, 13 से 14 शाखाएं थी, जिसमें कि ये कूपन मिलता था। अब जैसे मैं अगर किसी राजनीतिक पार्टी को फंड करना चाहता हूँ, तो मैं कैश में नहीं कर सकता था। मैं एसबीआई की किसी जो जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा है, मैं उस ब्रांच में जाऊंगा, वहां से मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लूंगा, और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेने के बाद मैं वो बॉन्ड जिस भी विचारधारा वाली पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूं, मैं उसे दे दूंगा, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को वह 15 दिनों के अंदर अंदर वो रिडीम कर लेंगे। नहीं करेंगे तो वो पैसा पीएम केयर फंड में चला जाएगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होता था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के और क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण, एक तो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन का रोकना, जो सरकार की इसमें दलीलें थी। कैश ट्रांजैक्शंस का ओवरफ्लो हो जाना, उसको रोकना। और प्राइवेसी ऑफ डोनर, जैसे पहले क्या होता था, जिस समय लोग कैश में पैसे देते थे, 2018 से पहले की स्थिति क्या थी, अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी को पैसे दे रहे हैं तो हमारा नाम सार्वजनिक किया जाता था। इससे सरकार की यह दलीलें थी कि अगर उस जो मौजूदा सरकार है, जिसे हम कोई आदमी फंड कर रहा है, अगर अगले चुनाव में वो उसकी सरकारें नहीं बनती है, और जिस भी कंपनी ने उसे फंड किया था, तो उसका इंफॉर्मेशन तो सारे लोगों के पास है, और जो उसके ओपोनेंट्स राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास भी है। तो अगर उनकी सरकारें बनती है, तो फिर वो जो पहले की सरकार थी, जो उन्हें सपोर्ट कर रहा था, जो इंसान, जो कंपनी, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी, ऐसा सरकार का मानना था। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये सारे लोग जो वहां पे थे, उन सभी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने सर्वसम्मति से पास किया था। तो ऐसा सभी लोगों का मानना था। तो जो डोनर जो था, उसकी जो प्राइवेसी थी, उसको भी इसमें रखा गया इलेक्टोरल बॉन्ड में, कि नहीं, आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप जिस भी विचारधारा वाली पार्टी को आप देना चाहते हैं दीजिए। वहां पे आपका नाम
उजागर नहीं किया जाता। ठीक है, आपका नाम सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में मतलब दिया हुआ है जहां से कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। राजनीतिक पार्टी के पास कोई आपका डेटा नहीं है क्योंकि वो इसे उजागर भी नहीं करना चाहती है। दूसरा, जब इतनी सारी अच्छाइयां थी तो फिर आखिर इसे अभी हाल के दिनों में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया? आखिर इसके पीछे क्या कारण थे? तो सबसे पहले क्या होता था कि जो भी राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करती थी, जो भी कंपनियां, तो वो अपने प्रॉफिट का मतलब जो उसे अपना प्रॉफिट हो रहा है उसका 7.5% तक डोनेट कर सकती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाने से क्या हुआ, 7.5% से ज्यादा भी वो कर सकती है, जितना चाहे उतना कर सकती है। तो थोड़ा शक के दायरे में तो ये आ गया कि इतना इतना फंड आखिर कोई क्यों करेगा। फिर था कि अपने रेवेन्यू का 10% तक पहले कर सकती थी, बट इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाने से 10% से ज्यादा भी कर सकती है रेवेन्यू का। और तो और लॉस मेकिंग कंपनियां भी डोनेट कर सकती हैं। एक तो कंपनी लॉस में, फिर वो डोनेट कैसे करेगी? फिर क्या था, जैसे सपोज ये इंडिया है, अब इंडिया में यहां से चाइना से अगर यहां चाइना की कोई कंपनी है, उसकी यहां पे कोई एक शाखा है इंडिया में, अब ये क्या कर रही है, इस कंपनी को फंडिंग कर रही है, और ये कंपनी जो कि इंडिया में है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अब क्या हुआ, इसको तो सारे पैसे चाइना से आ रहे हैं, अब ये कंपनियां किसी राजनीतिक पार्टी को यहां सपोर्ट कर रही है और उसकी सरकार बन रही है। तो फिर ऐसा माना गया कि अगर उसकी सरकारें यहां बनती है तो फिर कहीं ना कहीं वो तो चाइना के इशारे पे काम करेगी। तो ये सभी चीजें यहां इसके फ्लॉज थे, इसमें डिमेरिट्स था। तो इसको लेकर के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया। इनके वकील प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, जो कि जाने माने वकील हैं, उन लोगों ने इनके केस को लड़ा। फिर इस पे डिबेट हुआ भारत सरकार की तरफ से। जैसा कि आप सबों ने देखा होगा, तुषार मेहता जी भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे, लेकिन फाइनली इसमें क्या हुआ, जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, असंवैधानिक करार दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है, जब भी कभी संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं अगर उनका वायलेशन होता है या जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लीड कर रहे थे इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। अब उन्होंने इसमें क्या कहा और क्यों इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला? उन्होंने बोला कि ब्लैक मनी को रोकने का तो और भी तरीका हो सकता है। सरकार ब्लैक मनी को रोकने के लिए तो और भी कानून बना सकती है, लेकिन इसमें जो लोग हैं जो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको तो यह जानने का अधिकार है ना कि हमारी राजनीतिक पार्टियों को कौन फंड कर रहा है, कहीं ये पैसा विदेश से तो नहीं आ रहा, कुछ गलत लोग तो इसे फंड नहीं कर रहे, मतलब ये जानने का तो अधिकार है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो उन्होंने कहा कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन हो रहा है। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट तो इन चीजों को लेकर के कानून बनाएगी। अगर कोई गलत कानून है बन गया है तो उसे असंवैधानिक करार करेगी। तो उन्होंने क्या किया, इसे RTI का वायलेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का बोला उन्होंने कि वायलेशन है, और इसलिए उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। और उन्होंने SBI को बोला कि 2017-18 से लेकर के 21-22 तक का जो डेटा आपके पास है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड आपके से खरीदा था उसका डेटा तो आपके पास है, आप उसे इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। और इलेक्शन कमीशन को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 13 मार्च तक आप अपनी
आधिकारिक वेबसाइट पर ये सारे डेटा को सार्वजनिक कीजिए कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना फंड दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है जिसमें कि बोला गया कि 2017-18 से लेकर के 21-22 तक फाइनेंशियल ईयर 9,000 समथिंग करोड़ का फंडिंग आया, जिसमें कि सबसे ज्यादा फंड बीजेपी को दिया गया 5,000 समथिंग करोड़ का। तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जिस भी पार्टी की सरकारें जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है उसे ज्यादा से ज्यादा फंड दिए जाते हैं। एक समय कांग्रेस की सरकार थी 2004-5 इन सबों में, तो उसे सबसे ज्यादा फंड दिए जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को क्यों दिया गया, क्योंकि उसकी मौजूदा सरकार ज्यादा है, उसके चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी को ज्यादा फंड दिया गया। उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि मेजॉरिटी है तभी तो उनकी सरकार है। तो मुद्दा यह नहीं है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना मिला, मुद्दा यह है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, जो हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, उसका वायलेशन हो रहा था। तो इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की जीत और किसी राजनीतिक पार्टी का हार इसका विषय नहीं है। विषय सिर्फ और सिर्फ हमारे मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा था उससे संबंधित है। तो इसे इलेक्टोरल बॉन्ड को जो रद्द कर दिया गया, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और फिर हम आपसे आगे की वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं इसी तरह से जो मुद्दे हैं मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा। जय हिंद।